हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना से प्रदेश के कुछ विद्यार्थियों ने इस वर्ष नीट और जेईई की परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना, तो ये किसके लिए है? एससी एसटी के उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, पता होगा आपको, नीट और जेईई बहुत ही फेमस एग्जाम है भारत में। ये बनने के लिए आपको मालूम होगा इसमें कोचिंग करनी पड़ती है और उन कोचिंग संस्थानों की बहुत ज्यादा फी होती है। तो एससी एसटी के वो बच्चे जिनके पेरेंट्स से एफर्ट नहीं कर सकते, सरकार उन्हें भी बराबरी पर लाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, ऐसे गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का प्रबंध किया और उस योजना को नाम दिया गया मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना। जैसे दिख भी रहा होगा, युवा कैरियर निर्माण योजना। आप आइए इसमें प्रशिक्षण लीजिए या जिसको बोलते हैं कोचिंग लीजिए। इसके अलावा आप एग्जाम दीजिए और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल के आए। काफी बच्चों ने इस योजना के तहत जिन्होंने कोचिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन करके लिखा है। पहला देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के विद्यार्थी जो डॉक्टर एवं इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन गरीबी की वजह से वे अच्छे कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिए सरकार ने क्या, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। उसी का नाम है मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना। फिर इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये वर्ष आपको याद होना चाहिए, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। फिर इसका एक और प्रारूप है। ये तो हो गया किसके लिए? नीट के लिए और जेईई के लिए। एक और इसका प्रारूप है। इसी का एक अन्य प्रारूप छत्तीसगढ़ युवा कैरियर निर्माण योजना, ये प्रारूप है। अगर मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना देखें तो ये किसके लिए? नीट और जेईई के लिए। और छत्तीसगढ़ युवा कैरियर निर्माण योजना तो ये होगी पीएससी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराई जाएगी। उसका नाम है छत्तीसगढ़ युवा कैरियर निर्माण योजना। डेफिनेटली इसमें भी एससी एसटी के ही बच्चे होंगे, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ये सब चीजें एफर्ट नहीं कर सकते, ये महंगी कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य है। तो इसमें याद करने जैसा कौन सा? मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना एससी एसटी के बच्चों के लिए 2017 में आई। छत्तीसगढ़ युवा कैरियर निर्माण योजना ये किसके लिए? राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको मालूम होगा हमारा जो बस्तर का अंचल है वहां पर वो बहुत ही इंटीरियर है, बहुत ही दुर्गम जंगल है और उन दुर्गम जंगलों की वजह से वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंच नहीं पाता है, खासकर मलेरिया का। आपको मालूम होगा मलेरिया किस वजह से फैलता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, ये आपने बचपन से सुना होगा। तो इस साल सरकार ने क्या किया, लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और वो ये परिणाम सामने आ रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल जो मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 65% कम हो गई। यानी 100 अगर पिछले साल मरीज आ रहे थे मलेरिया के, तो इस साल सिर्फ कितने आए? 35, यानी 65% की कमी देखी गई, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक बात है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे बस्तर के दुर्गम और सुदूर इलाके में हर व्यक्ति की मलेरिया जांच हो, मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। इसी का नाम दिया गया है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान एनीमिया और कुपोषण के साथ साथ मलेरिया को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब समझना, अगर एक बार मलेरिया हो गया तो उससे बच्चों को एनीमिया की बीमारी हो जाती है। बच्चों को क्या, सभी को हो जाती है।
सभी को, बच्चों के लिए नहीं है ये, सभी के लिए। और बच्चों में कुपोषण की बीमारी हो जाती है। कुपोषण यानी क्या? आपने देखा होगा कई सारे बच्चे रहते हैं, ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है, पेट उनका बहुत बड़ा हो जाता है और इधर बाकी सब जगह पे वो क्या रहते हैं, एकदम वीक रहते हैं, सिर्फ पेट बड़ा हो जाता है, इसको बोला जाता है कुपोषण। तो अगर मलेरिया पे कंट्रोल पाया गया तो डेफिनेटली हम एनीमिया और कुपोषण पे भी कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें अगर आपको याद रखना है तो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, इसमें 65% की कमी आई है मलेरिया के पीड़ितों की संख्या में। इसके अलावा ये किसके लिए? बस्तर के दुर्गम और सुदूर इलाकों में हर व्यक्ति की मलेरिया जांच के लिए, और इससे एनीमिया और कुपोषण पे भी कंट्रोल पाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, देश में कुल 22 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, शॉर्ट में आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा। अब ये होता क्या? ये ऐसा होता है जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है और यहां पे कोई कंपनी है या औद्योगिक क्षेत्र है, कुछ प्रोडक्शन हुआ यहां पर, या फिर प्रोडक्शन के लिए किसी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इसको कहां लेके जाना है? दूसरी जगह लेके जाना है। मान लीजिए आप दुबई से मंगा रहे, ये दुबई से मंगा रहे, तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा? इसके लिए ऐसा तो नहीं करेंगे कि रोज इसने, मान लीजिए 2 किलोग्राम आयरन चाहिए था तो ये रोज 2 किलोग्राम आयरन ला रहा है, ये तो नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाता है? एक लॉजिस्टिक पार्क होता है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या? जहां पर उसकी बहुत सारी जो क्वांटिटी वो स्टोर की जाती है, उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक पार्क। कई लोग इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल आपको यहां पर चाहिए वो आपने यहां पे स्टोर करके रखा, दैट इज नोन एज लॉजिस्टिक। इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पे अगर आपने स्टोर करके रखा है ताकि आप यहां से तुरंत बहुत सारा भरें और एक्सपोर्ट कर दें, जैसे समुद्र के किनारे पर ऐसा अक्सर होता है, उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। तो ऐसे भारत में कुल कितने 22 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, टोटल 22। आप देखिए इसमें से खास का क्या है, इन 22 में से रायपुर में भी एक ऐसा पार्क विकसित किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 22 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, उसमें से एक कहां पर? रायपुर में। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तो इसमें होता क्या है? इसको मार्गों से जोड़ा जाता है ताकि यहां पर पहुंच बहुत आसानी से सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे उबड़ खाबड़ या अच्छा रोड नहीं है तो यहां पे कौन आएगा या फिर बहुत असुविधा होगी। इस वजह से ऐसे पार्कों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग से जोड़ा जाएगा ताकि इजीली उस जगह को एक्सेस किया जा सके, इजीली उन जगह पर आप अपना लॉजिस्टिक या इन्वेंट्री कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है, इन पार्कों का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा तथा पहला ऐसा पार्क असम के जोगी घोपा में विकसित किया जा रहा है। आपने भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट यानी क्या? भारत में बड़े पैमाने पर रोड निर्माण किया जा रहा है, हाईवे निर्माण किए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, भारतमाला रोड निर्माण किया जा रहा है। आप देखिए रोड काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक आपने कोट सुना होगा, हमारे नितिन गडकरी जो है हाईवे मिनिस्टर, उनके चैम्बर के बाहर ऐसा लगा हुआ है, और वो क्या है? वो ऐसा लिखा हुआ है जैसे अमेरिका के एक व्यक्ति का एक कंसेप्ट है कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहां पर रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है, वहां पर रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। इसको समझने की कोशिश करना। अगर रोड अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो उससे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप करेंगी। बट अगर आप ये इंतजार करते रहे कि पहले हम अमीर बन जाएं फिर रोड बना लेंगे, रोड की हमें क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता। पहले अगर आप रोड बना लेंगे तो आप अमीर अपने आप बन जाएंगे, ये मानना है हमारे नितिन गडकरी जी का। तो उन्होंने भारतमाला परियोजना चलाई हुई है, उसके तहत वो बहुत सारे रोड डेवलप कर रहे हैं, और उन्हीं रोड और ये वायु मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, ये सभी विकसित किए जा रहे हैं। उन्हीं में फिर जगह जगह उन्होंने ऐसे 22 साइट्स लोकेट किए जहां पर की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाए, और उसमें से
अच्छी बात यह है कि एक हमारे रायपुर को भी इस प्रकार का पार्क मिला है। और पहला कहां पर बनाया जा रहा है? पहला ऐसा पार्क असम के जोगी घोपा में विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो 22 में से रायपुर में एक बनेगा, ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग आप समझ ही चुके होंगे, इसको कनेक्ट करना है। और इसके अलावा भारतमाला के तहत इन्हें बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बालाझापर जशपुर में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। अच्छा, ये भी काफी न्यूज में है। दो चीजें काफी न्यूज में है। एक तो राम जी जहां जहां से गए उसके बारे में एक टूरिज्म के लिए बन रहा है राम वन गमन पथ या सर्किट जिसको बोलते हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ से जब राम जी गुजरे तो जिस जिस साइड से वो गए वहां पर अच्छे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और सुंदरता विकसित की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। और मेरा अभी भी ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा टूरिज्म विकसित होने की संभावना है। उसके लिए सरकारें कोशिश भी करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इन्हें कहा जाता है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत इन्हें क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट मतलब क्या होता है? देखिए, ये ट्राइबल लोग हैं, इनकी संस्कृति, इनका जो कल्चर है, इसे देखने के लिए टूरिस्ट आए। इनके घर किस प्रकार के होते हैं, इनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है, उसे कहा जाता है टूरिज्म। किसका? ट्राइबल लोगों का। तो इसका भी एक सर्किट बन रहा है, पूरे भारत भर में बन रहा है कि जहां जहां आदिवासी लोगों की जनसंख्या है वहां पर इस प्रकार के क्या बनाए जाए? केंद्र बनाए जाए, ताकि आके लोग, एक प्रकार से आपने ये देखा होगा रिसॉर्ट के बारे में सुना होगा। रिसॉर्ट में क्या होता है? रिसॉर्ट में जाके लोग रुकते हैं और वहां की जो जगह होती है उसका एंजॉय करते हैं। अब इसी प्रकार से सरना एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण किया गया है। अब इसमें क्या होगा? रिसॉर्ट मतलब घर होते हैं, वहां पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। वहां पे आप जाएंगे तो आपको गांव जैसा लगेगा। आपको वो खाना भी गांव का ही अवेलेबल कराएंगे, सोने के लिए आपको खटिया दी जाएगी। इस प्रकार से होता है, यानी उनके कल्चर को आपको करीब से देखना है। फिर आप सोच रहे होंगे वहां कौन जाएगा? जो लोग शहरों में रहते हैं वो इस प्रकार की पीसफुल कुछ दिन समय बिताने के लिए जाते हैं। तो ऐसा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये। क्या? बालाझापर जशपुर में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 13 करोड़ 10 लाख की लागत से सरना एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सरना एथनिक रिसॉर्ट का निर्माण किया गया कहां पर? बालाझापर जशपुर। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब देखो क्या है, यह निर्माण कार्य 4.5 एकड़ में कराया गया है, जहां जशपुर जिले के पुरातत्व, कला, संस्कृति और आदिवासी जीवन शैली की अद्भुत छटा को 4 एकड़ के रकबे में समेटा गया। मैंने आपको बताया ये एक प्रकार से होटल होती है, या जिसको बोले बहुत बड़ी होटल टाइप, या ऐसा आपने बना दिया जहां पर उनका सारा कल्चर आपको दिखाया जाएगा। समेटा गया है जो बेहद सुंदर और कलाकृतियों से भरपूर है। इसे ट्राइबल सर्किट के तहत बनाया गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और उपरोक्त दोनों ही सत्य है। तो इसमें याद करने जैसा कौन सा है? बालाझापर जशपुर में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, उसका नाम क्या है? सरना एथनिक रिसॉर्ट। ये बनके तैयार हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, एजाज ढेबर को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष चुना गया। वे किस नगर निगम के महापौर हैं? तो ये तो फैक्चुअल प्रश्न है, फिर भी समझ लीजिए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी महापौर हैं उन सब ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि अपना भी एक अध्यक्ष चुना जाए। इनका संघ बनाया गया और इसे नाम दिया गया क्या? महापौर संघ। और इसका अध्यक्ष किससे चुना गया? तो इसका अध्यक्ष चुना गया एजाज ढेबर को। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, वो भी सर्वसम्मति से। और वे किस नगर निगम के महापौर हैं? तो वे रायपुर नगर निगम के महापौर हैं। कौन? एजाज ढेबर जी। नेक्स्ट देखिए, फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा एग्जाम में इसके आने की पूरी संभावना बनती है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो वो आपको पता होना चाहिए। वरिष्ठ IAS अफसर अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो यही आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन।
आईएएस जैन राज्य के 12वें चीफ सेक्रेटरी होंगे और आईएएस आरपी मंडल की जगह लेंगे। यानी किसका स्थान लेंगे, वो किसका प्लेस लेंगे? आईएएस आरपी मंडल, जो अभी तक हमारे क्या थे? मुख्य सचिव थे। उनकी जगह पर आप मुख्य सचिव कौन होंगे? अमिताभ जैन जी। उनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड और अजय सिंह के बाद तीसरे छत्तीसगढ़ीय अफसर होंगे जो मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब ये छत्तीसगढ़ीय अफसर मतलब क्या? इनका जो जन्म हुआ, इनकी जो शिक्षा हुई वो छत्तीसगढ़ में ही हुई। आपको मालूम होगा जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके कैडर, किसी का कुछ भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसकी रैंक आ गई और उसको छत्तीसगढ़ कैडर मिल गया तो अब वो वहां पे आईएएस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तीसरे व्यक्ति हैं जो क्या है? छत्तीसगढ़िया, यानी प्रॉपर छत्तीसगढ़ के हैं और ये मुख्य सचिव बने। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1989 बैच के आईएएस अमिताभ जैन अकेले ऐसे अफसर हैं जिनके पास अलग अलग विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। सीधी सी बात है, वो तो हो गई। इसमें खासकर फाइनेंस से रिलेटेड उन्होंने काफी जिम्मेदारियां संभाली। वित्त मंत्रालय में भी थे वो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, राज्य के वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य है। तो इसमें याद करने जैसा क्या है? एक तो अमिताभ जैन जी, किसकी जगह ली उन्होंने? आरपी मंडल जी की, और वो तीसरे छत्तीसगढ़िया ऑफिसर हैं। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पिलखा पहाड़ को मिनी जंगल सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पिलखा पहाड़ के बारे में आपने सुना होगा, इसे जंगल सफारी के बारे में भी सुना होगा। जो हमारे रायपुर के आसपास आपको जंगल सफारी देखने को मिलती है, तो यहां पर पिलखा पहाड़ में मिनी जंगल सफारी कराई जाएगी। अब जंगल सफारी क्या होती है, अगर ये भी आपको पता नहीं है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आई होप आपने कभी की होगी। जंगल में जाते हैं लोग और एक इस प्रकार की कुछ गाड़ी होती है और वो गाड़ी में आप बैठ जाइए और जहां पे जंगली जानवर घूमते हैं वहां पे वो गाड़ी घूमती रहती है और आपको वो जंगली जानवर दिखते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि जंगली जानवर देख के क्या मिलेगा? तो जिन लोगों को घूमने का शौक रहता है वो देखते हैं, आपको ना हो तो कोई बात नहीं। यहां पर पर्यटन की दृष्टि से विकास कराते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जाएंगी। पहले चरण में पहाड़ के चारों ओर फेंसिंग व जल संरक्षण का काम होगा। जंगली जानवरों को आपको वहां पर रखना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा? पहले तो चारों ओर फेंसिंग, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। सिंपल सी बात है। जल संरक्षण, पानी पीना, ताकि जंगली जानवरों को उनके क्षेत्र में ही भोजन उपलब्ध हो सके। सिंपल सी बात है। फिर आप सोच रहे होंगे जंगली जानवर क्यों? क्योंकि इंसान देखने अगर आएगा तो वो जंगली जानवर ही देखने आएगा जंगल में। इसके अगले चरण में एडवेंचर से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा तथा पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था होगी। अब जानवर भी आ गए, उनको देखने के लिए इंसान आए तो वो रुकेंगे कहाँ? काफी दूर है, ये इंटीरियर में, तो उसके लिए पर्यटकों को रुकने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य। अब इसमें से याद करने जैसा क्या है? तो मिनी जंगल सफारी किसको विकसित किया जाएगा? तो वो पिलखा पहाड़। बाकी का ये सब ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, बट एमसीक्यू में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस में वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर रेरा के बारे में आपने सुना होगा। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट यानी ये जो भवन निर्माण के काम होते हैं उन्हें बोला जाता है रियल एस्टेट का बिजनेस। तो छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष, आपको पता होगा, एक केंद्र सरकार का रेरा होता है, उनका एक संघ होता है और बाकी सब राज्यों का भी होता है। तो छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड, ये वही विवेक ढांड हैं जो क्या रह चुके हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रह चुके हैं, जो छत्तीसगढ़िया है प्रॉपरली, यानी इनका जन्म, इनकी शिक्षा ज्यादातर जो समय यहीं पर हुई है छत्तीसगढ़ में। सो श्री विवेक ढांड को ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा, ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष चुना गया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहला देख लीजिए, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का। अब ये ऑल इंडिया लेवल पे बने, याद रखना, पूरे भारत के जितने भी राज्यों के रेरा है उन सभी का एक संघ है और उसके ये क्या बने? अध्यक्ष, फोरम के अध्यक्ष बने। और इनके बारे में खास क्या है? 1981 बैच के आईएएस ढांड छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रहे, यानी 1981 के वो छत्तीसगढ़ बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे, मैं आपको बता चुका हूं। और इसका काम क्या है?
ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का काम केंद्र सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर के सुधार के लिए सुझाव देना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। फिर बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई है किसके तहत? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत। अब ये सब पुस्तकों के नाम आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो एक नजर भर मार लेना इसके ऊपर, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा तो आपको तुरंत क्लिक हो सकता है अगर आपने नजर मारी तो। 9 पुस्तक का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ विचार माला गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 9 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। ये पुस्तकें कौन सी है? हमारे राम, हमारे बापू, ये सब आप रीड कर लेना, ये सब आपको रीड ही करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर कृषि बिल के ऊपर काफी विवाद है अभी इस समय। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में, यानी इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस आपको ध्यान देने हैं। संशोधन विधेयक के अनुसार कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन संबंधी सभी उत्पाद, चाहे वह प्रसंस्कृत या विनिर्मित हो गया हो या ना हुआ हो, को कृषि उपज कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, ये सब कृषि उपज है, बट सरकार की अपनी एक डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग सरकार रिएक्ट करती है। जैसे सब्सिडी देना है कृषि के ऊपर, और मान लीजिए कि उद्यान कृषि इसमें शामिल ही नहीं है, सरकार की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो फिर इसके ऊपर कैसे सब्सिडी मिलेगी? इसलिए सरकार इनको डिफाइन करती है कि वो किस किस को कृषि मानती है या किस किस को अन्य चीज मानती है। तो ऐसी डेफिनेशन इसमें आई है। तो किस किस को कृषि माना है सरकार ने? एक तो कृषि को माना है, फिर दूसरा उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और वन संबंधी सभी उत्पाद, इन्हें माना है कृषि उपज। फिर नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार राज्य में कृषि उपज के संबंध में जरूरत पड़ने पर मंडी स्थापित कर सकेगी और निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित कर सकेगी। यानी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो किसी मंडी की स्थापना कर सके। फिर थर्ड वाला देखिए, राज्य सरकार किसानों की फसल या उत्पाद को स्थानीय मंडी के साथ साथ राज्य की अन्य मंडियों तथा अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेचकर बेहतर कीमत प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या, इसको क्या मानती है सरकार? कृषि उपज मानती है, ये आपको याद रखना है। फिर सरकार को क्या अधिकार होंगे? कहीं भी कृषि मंडी स्थापित करने, या कोई निजी मंडी है उसको डीम्ड मंडी घोषित करने का अधिकार सरकार के पास होगा। और तीसरा, राज्य सरकार क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना भी कर सकेगी ताकि किसान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या ऑनलाइन तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यू औद्योगिक नीति जारी की है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो इसमें ये फैक्चुअल डेटा एग्जाम में आ सकता है। एक स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर आप कितनी कर दी? 150। ये स्पंज आयरन क्या होता है? स्पंज आयरन ऐसा होता है, इसको ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आयरन ओर होता है और ओर को हम गैस के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन का कंटेनमेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसे कहा जाता है स्पंज आयरन। यानी अगर सिंपल भाषा में मैं ये कहूं तो इसका ओर का जो ट्रीटमेंट होता है, ओर से हम जो आयरन निकालते हैं, ओर तो क्या होता है? मिट्टी होती है, इस प्रकार की मिट्टी, उसका ट्रीटमेंट करके इसमें से आयरन निकालना होता है। मिट्टी तो होती है जब हम खोद के निकालते हैं, और हालांकि इसमें आयरन का कंटेंट होता है, तो इसको फिर पानी में भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको बॉईल करना पड़ता है, बहुत सारी उसकी प्रोसेस होती है, फिर उसमें से स्लज बाहर निकालते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्पंज आयरन में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इसमें क्या, एक गैस के थ्रू इसको क्या रिड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको DRI भी बोलते हैं, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, ये भी इसे बोला जाता है। तो स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी 60% से बढ़ाकर कितनी? 150 कर दी गई है, और अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन सरकार देगी, और बस्तर के लिए कितना? 1000 करोड़ का मान्य होगा।
तो इसमें से ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। 60% से कितनी 150% सब्सिडी कर दी किस पे? स्पंज आयरन और स्टील आयरन सेक्टर के लिए। इसी तरह उन नई इकाइयों को वित्तीय निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने स्थायी पूंजी निवेश कोष में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा या 100 करोड़ तक का जिन्होंने निवेश कर दिया, और क्या, वाणिज्यिक उत्पादन यानी कमर्शियल प्रोडक्शन जिन्होंने शुरू कर दिया, उन्हें भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। प्रोत्साहन से मतलब ऐसा जाके नहीं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा ली, इससे हम लोगों हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि सरकार कुछ फाइनेंशियल मदद करती है, उसे बोला जाता है निवेश प्रोत्साहन, या जिसको बोला जाता है इंसेंटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो योजना का नाम क्या है? फोर्टिफाइड चावल की अभिनव योजना। अब ये फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? आपको पता है, हमारे जो आदिवासी अंचल है और सामान्य लोग भी चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, वो डेली खाने में होता ही है चावल, बट उसमें ये होता है, उसमें विटामिन और जो प्रोटीन और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, ये सब उसमें कम रहता है चावल में। तो इसको जब बच्चे खाते हैं तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने जब देखा कि ठीक है भाई, चावल तो लोग खाते ही हैं, तो क्यों ना उन्हें इस चावल को फोर्टिफाई करके अवेलेबल कराया जाए। फोर्टिफाइड अगर इसको करना है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो क्या होता है? वो ये होता है कि इस चावल के ऊपर एक लेप चढ़ाई जाती है। अब लेप ऐसा नहीं कि एक चावल लिया और इसके ऊपर लेप दिया, ऐसा नहीं होता जी। ऐसा होता है, एक उसकी मशीन होती है और उसके थ्रू इसकी एक लेप चढ़ाई जाती है। किसकी? देखिए, चावल को फोर्टिफाइड करने की प्रक्रिया में उस पर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन B12 का लेप चढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होगा? जो लोग चावल खाएंगे उन्हें ये एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे, यानी विटामिन मिल जाएंगे और ये जो भी चीजें हैं अवेलेबल। तो इसे कहा जाता है, अगर ये लेप चढ़ गई तो इसे फिर क्या कहा जाएगा? फोर्टिफाइड चावल। फिर इसको सरकार वितरित करेगी। तो ये कहां से शुरू की गई? अब देखिए, आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। किसके रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। कहां पर? कोंडागांव जिले में। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम। क्या? फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना, और अभिनव योजना भी इसे कहा जाएगा। फिर और सेकंड फैक्ट देखिए, फोर्टिफाइड राइस में लोह तत्व, विटामिन B12, फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल करने के का मिश्रण होता है, जो लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो सभी सत्य। अब इसमें याद करने जैसा क्या? फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना अभिनव योजना, और कोंडागांव जिले से शुरू की गई, आयरन और विटामिन से युक्त चावल वितरित किया जाएगा। फिर इसमें अगर आप ये सब याद कर पाए तो अच्छी बात है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन B12 का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे बिलासपुर और सूरजपुर जिले ने काफी अच्छा किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो काफी कम हो गया, नीचे चला गया। इस वजह से जो हमारे जंगल हैं उन्हें भी खतरा होने लगा, जंगली जानवर हैं उन्हें भी खतरा होने लगा। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना लेके आई और वो इस ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करने की कोशिश कर रही है। और उस योजना या उस कार्यक्रम का नाम है नरवा कार्यक्रम। यानी जंगल में जो छोटे छोटे नाले हैं वहां पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाना, पानी रोकना। पानी रुकेगा तो पानी जमीन में रिसेगा, जमीन में रिसेगा तो ग्राउंड लेवल बढ़ेगा, ग्राउंड का वाटर लेवल बढ़ेगा। तो इसी में फिर बिलासपुर और सूरजपुर जिले ने काफी अच्छा किया, इसी वजह से इन्हें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब इससे संबंधित कुछ और डेटा देख लीजिए। नरवा कार्यक्रम के तहत पिछले 2 साल में नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदेश के बिलासपुर जिले और जल संरक्षण के कार्यों के लिए सूरजपुर जिले को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस किस को? बिलासपुर को और सूरजपुर को। तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन देता है? ये जल शक्ति मंत्रालय देता है। इसमें बिलासपुर जिले को ईस्ट अंडर रिवाइवल
ऑफ रिवर कैटेगरी में, ये कैटेगरी आपको याद रखनी, बिलासपुर को इस कैटेगरी में, और दूसरा सूरजपुर को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये और ये दो कैटेगरी, रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी और अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी, ये दो कैटेगरी। फिर एक और फैक्ट है, सूरजपुर जिले में जल संरक्षण और भूमिगत जल के स्तर को उठाने के लिए डबरी महाअभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम भी कभी परीक्षा में आ सकता है क्योंकि काफी बड़ा अवार्ड है जो कि इन दो जिलों को मिला है। इसका नाम क्या है, डबरी महाअभियान कार्यक्रम। डबरी का मतलब क्या होता है, एक डबरा भर देना। ये पानी बह रहा है तो इसको आपने रोक के यहाँ पे डबरे जैसा भर दिया, उससे क्या होगा, ये पानी नीचे रिसेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिसमें हितग्राही मूलक डबरी, कूप के अलावा अन्य छोटे नालों को चिन्हांकन कर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए गैवियन, लूज बोल्डर, चेक डैम, स्टॉप डैम, बहुत सारे निर्माण किए गए। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें याद करने जैसा क्या है, बिलासपुर सूरजपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके तहत, एक रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में बिलासपुर, और दूसरा ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में सूरजपुर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश देश का 17वां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र शुरू हो रहा है। तो ये इसका आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। अब ये कृषि लागत और मूल्य आयोग केंद्र, ये क्या होता है, देखिए जब एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ऐसा नहीं होता कि सरकार के मन में आया और ये चलिए आज इनसे 2500 रुपए में धान परचेस कर लेते हैं 1 क्विंटल, ऐसा नहीं होता। इसको कैलकुलेट करती है सरकार, और कैलकुलेट करने के बाद में वो ये इंश्योर करती है कि इसका जितनी लागत उसको लगी उसका कम से कम 50% उसको क्या मिले, ज्यादा मिले किसान को एक्स्ट्रा। जैसे 100 रुपए इसमें खर्च हुए साल भर में तो उसको कितना मिले, 150, 150 रुपए। इस प्रकार से कैलकुलेशन होती। बट अभी तक हमारे पास अपना कोई ऐसा कैलकुलेशन का केंद्र नहीं था, हम दूसरे राज्यों से या दूसरे केंद्रों से कैलकुलेशन कराते थे हर साल, बट अब हमारा खुद का बन गया। और ये क्या है, देश का 17वां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र है, जो कहां पे बना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे यहाँ की कैलकुलेशन यही होगी और यहीं से हम एमएसपी डिक्लेयर कर देंगे। फिर एक अभिनेता है, फिल्म अभिनेता, उनका नाम आपने सुना होगा, अनुज शर्मा जी। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी प्राप्त है और इन्हें बच्चों का एम्बेसडर यानी सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया गया। किसका, यूनिसेफ का। यूनिसेफ के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये आपने नाम सुना होगा। चिल्ड्रन फंड मतलब क्या, बच्चों के लिए काम करती है संस्था, यूएन की एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है जो बच्चों के बेहतर होने के लिए काम करती है। यानी उनमें कुपोषण तो नहीं है, उनमें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए काम किया जाए, फंडिंग की जाए, डॉक्टर अवेलेबल कराए जाए, उन सब के लिए ये यूनिसेफ काम करती है। तो उसने छत्तीसगढ़ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे घोषित किया, संस्था ने अनुज शर्मा जी को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, एक सेलिब्रिटी है, फिल्म अभिनेता है। सेलिब्रिटी एडवोकेट का मतलब क्या, देखिए अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो का ऐड करते थे। एडवोकेट का मतलब क्या, वकालत करना या पैरवी करना। अब इसमें वो ये पैरवी करेंगे कि आप बच्चों को कुपोषित होने से बचाएं और जो जो यूनिसेफ कार्यक्रम चला रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा उन्हें घोषित किया गया सेलिब्रिटी एडवोकेट। श्री अनुज शर्मा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, ये तो बिल्कुल हो ही चुका पहले। अनुज शर्मा स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने और राज्य में जागरूकता पैदा करने में यूनिसेफ का साथ देंगे। सिंपल सी बात है, वो यही करेंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, सेलिब्रिटी एडवोकेट यूनिसेफ का किसे डिक्लेयर किया गया, अनुज शर्मा जी को। वो क्या है, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त है। So this is the end of the video. Thank you. Jai Hind.